जाति में क्या रखा है? आपने भी कई बार यह जुमला सुना होगा, पर जनाब, हकीकत में तो जाति ही सब कुछ है। स्थानीय स्तर पर जाति ही आपकी पहचान है। चुनाव में वोट का मामला हो या नौकरी में आरक्षण और प्रमोशन का, सभी जगहों पर आपकी काबिलियत के साथ जाति भी महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। हम आदर्श की बात नहीं कर रहे, हम जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं। आरक्षण की शुरुआत में चंद जातियों को यह सुविधा प्राप्त थी, पर धीरे धीरे ओबीसी और ईबीसी में कई जातियां जुड़ती चली गईं। ऐसे में आजादी के 75 साल बाद यह जानना बेहद जरूरी है कि जिन जातियों को आरक्षण का लाभ दिया गया, उनकी वर्तमान स्थिति कैसी है। क्या उनके आर्थिक एवं सामाजिक हालात में सुधार हुआ है? यदि हाँ, तो उन्हें और कितने दिनों या सालों तक आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए? यदि नहीं, तो इतनी सुविधाओं के बावजूद उनकी स्थिति में कोई सुधार क्यों नहीं हुआ? इसके कारणों की तलाश होनी चाहिए। यह भी जानने की जरूरत है कि कहीं कुछ लोगों तक ही तो आरक्षण का यह लाभ सिमट कर नहीं रह गया। दोनों ही मामलों में जातीय जनगणना जरूरी है, ऐसा जदयू, राजद समेत कई विपक्षी राजनीति पार्टियों का मत है। वहीं केंद्र सरकार इस बात पर अड़ी है कि जातीय जनगणना नहीं होगी। उसके भी अपने तर्क हैं। वह इसे तुष्टीकरण की राजनीति मानते हैं। यदि आप जातीय जनगणना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद अहम होगा। इसमें आप यह जान सकेंगे कि जातीय जनगणना कब शुरू हुई, यह कब कब हुई, आखिरी बार इस तरह की जनगणना कब हुई थी, पहले कब जातिगत जनगणना की मांग हुई और केंद्र सरकार जातिगत जनगणना से क्यों कतरा रही है। तो चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देश में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी। पहली बार हुई जनगणना में भी जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। तब से हर 10 साल पर जनगणना होती है। 1931 तक की जनगणना में जातिवार आंकड़े भी जारी होते थे। 1941 की जनगणना में जातिवार आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन इन्हें जारी नहीं किया गया। आजादी के बाद सरकार के सिर्फ अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी का डेटा जारी करने का फैसला किया। इसके बाद से बाकी जातियों के जातिवार आंकड़े कभी पब्लिश नहीं हुए। आजादी के बाद पहली बार 1951 में जनगणना हुई। तब से अब तक हुई सभी 7 जनगणना में एससी और एसटी का जातिगत डेटा पब्लिश होता है, लेकिन बाकी जातियों का डेटा इस तरह पब्लिश नहीं होता। इस तरह का डेटा नहीं होने के कारण देश की ओबीसी आबादी का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। वीपी सिंह सरकार ने जिस मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर पिछड़ों का आरक्षण दिया, उसने भी 1931 की जनगणना को आधार मानकर देश में ओबीसी की आबादी 52% मानी थी। चुनाव के दौरान अलग अलग पार्टियां अपने चुनावी सर्वे और अनुमान के आधार पर इस आंकड़े को कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज्यादा करके आंकती रहती हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि देश में एससी और एसटी वर्ग को जो आरक्षण मिलता है, उसका आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी आरक्षण का कोई मौजूदा आधार नहीं है। अगर जातिगत जनगणना होती है तो इसका एक ठोस आधार होगा। जनगणना के बाद उसकी संख्या के आधार पर आरक्षण को कम या ज्यादा करना पड़ेगा। इसकी मांग करने वालों का दावा है कि ऐसा होने के बाद पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। उनकी बेहतरी के लिए मुनासिब नीति निर्धारण हो सकेगा। सही संख्या और हालात की जानकारी के बाद ही उनके लिए वास्तविक कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। लगभग हर जनगणना से पहले इस तरह की मांग उठती है। यह मांग अक्सर उन नेताओं की ओर से उठाई जाती है जो ओबीसी के होते हैं। वहीं ऊंची जाति के नेता इस तरह की मांग का विरोध करते हैं। इस बार भी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जैसे नेता ये मांग कर रहे हैं। यहां तक कि महाराष्ट्र भाजपा नेता पंकज मुंडे ने भी 24 जनवरी को एक ट्वीट कर इस तरह की मांग की थी। 1 अप्रैल को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी सरकार से 2021 की जनगणना में ओबीसी आबादी की गणना कराने की मांग की थी। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़े एक याचिका पेंडिंग है। गृह मंत्रालय ने बजट सत्र में राज्यसभा और मॉनसून सत्र में लोकसभा में इस तरह की जनगणना से इनकार किया है। अपने जवाब में गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी केवल एससी और एसटी कैटेगरी की जातिगत जनगणना होगी।
हालांकि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सरकार का रुख ऐसा नहीं था। 31 अगस्त 2018 को उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2021 की जनगणना की तैयारियों पर एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग के बाद पीआईबी ने जानकारी दी थी कि इस बार की जनगणना में ओबीसी की गणना के बारे में सोचा जा रहा है। जब भाजपा विपक्ष में थी तब उसके ही नेताओं का रुख कुछ और था। 2011 की जनगणना से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे ने जातिगत जनगणना की मांग की थी। उन्होंने 2010 में संसद में कहा था कि अगर हम 2011 की जनगणना में ओबीसी की गणना नहीं करेंगे तो हम उन पर अन्याय करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मंडल कमीशन के बाद की राजनीति में बड़ी संख्या में बहुत ही मजबूत क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, खासकर बिहार और यूपी में। आरजेडी व जेडीयू ने बिहार में और सपा ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी के मसले को उठाया और ओबीसी वोटरों का जबरदस्त समर्थन पाने में सफल रहे। हकीकत में ओबीसी वोटर ही बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों के प्रमुख समर्थक बन गए। पिछले कुछ चुनावों से ओबीसी वोटरों में भाजपा की लोकप्रियता बढ़ी है। भाजपा उत्तर भारत के अनेक राज्यों में प्रभावी ओबीसी की तुलना में निचले ओबीसी को लुभाने में अधिक सफल रही। इसलिए भाजपा ने भले ही ओबीसी पर अपनी पहुंच बनाकर चुनावी लाभ ले लिया हो, लेकिन इनके बीच उसका समर्थन उतना मजबूत नहीं है जितना उच्च वर्ग और उच्च जातियों के बीच है। भाजपा का जातिगत गणना से कतराने का मुख्य कारण यह डर है कि अगर जातिगत गणना हो जाती है तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार की नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कोटे में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव बनाने का मुद्दा मिल जाएगा। बहुत हद तक संभव है कि ओबीसी की संख्या उन्हें केंद्र की नौकरियों में मिल रहे मौजूदा आरक्षण से कहीं अधिक हो सकती है। यह मंडल 2 जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है और भाजपा को चुनौती देने का एजेंडा तलाश रही क्षेत्रीय पार्टियों को नया जीवन भी। यह डर भी है कि ओबीसी की संख्या भानुमति का पिटारा खोल सकती है, जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। 2011 की जनगणना के दौरान यूपीए सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराई थी। कहा जाता है कि उस वक्त लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव सरकार पर जातिगत जनगणना का दबाव डाल रहे थे। इसके साथ ही पिछड़ी जाति के कांग्रेस नेता भी ऐसा चाहते थे। कई दौर की मीटिंग के बाद सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC कराने का रास्ता निकाला था। इसके लिए 4,379 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। 2016 में जाति को छोड़कर सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का बाकी डेटा मोदी सरकार ने जारी कर दिया। जातियों के कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन के लिए मंत्रालय ने नीति आयोग उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। इस कमेटी ने क्या रिपोर्ट बनाई, आज तक इससे जुड़ी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2014-15 में जाति आधारित जनगणना का फैसला किया। इसे असंवैधानिक बताया गया तो नाम बदलकर सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे कर दिया। इस पर 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2017 के अंत में कंठराज समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी। शुरुआत में लग रहा था कि अल्पसंख्यक ओबीसी और दलितों की गिनती राज्य का सियासी गणित बदल देगी, लेकिन ये कवायद विवादों में घिर गई। अपने समुदाय को ओबीसी या SC/ST में शामिल कराने के लिए जोर दे रहे लोगों के लिए यह सर्वे बड़ा मौका बन गया। अधिकतर ने उपजाति का नाम जाति के कॉलम में दर्ज कराया। इसके चलते कर्नाटक में अचानक 192 से अधिक नई जातियां सामने आई। लगभग 80 नई जातियां तो ऐसी थीं जिनकी जनसंख्या 10 से भी कम थी। एक तरफ ओबीसी की संख्या में भारी वृद्धि हो गई तो दूसरी तरफ लिंगायत और वोक्कालिग जैसे प्रमुख समुदायों के लोगों की संख्या घट गई। विवादों के बीच सिद्धारमैया सरकार ने यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। हालांकि इस गणना की प्रतियां राजनेताओं को अपने जिले का जातिगत समीकरण समझने के लिए बाजार में मिलती रहीं। और तो और जनगणना कराने वाली सिद्धारमैया सरकार ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। उसके बाद बनी जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार व वर्तमान भाजपा सरकार ने भी 150 करोड़ खर्च कर बनी इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 28 मार्च 2019 को केंद्र सरकार ने बजट नोटिफिकेशन जारी कर 2021 की जनगणना कराने की जानकारी दी थी। ये जनगणना 2 चरणों में होनी थी। पहले चरण में अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के दौरान मकान सूचीकरण और उनकी गणना होनी थी। वहीं 9 से 28 फरवरी 2021 के दौरान देश की जनसंख्या की गणना होनी थी, पर कोरोना के चलते इनमें से
कोई भी काम शुरू नहीं हो सका। इसी साल मार्च में गृह मंत्रालय ने संसदीय कमेटी को जनगणना कराने के लिए संभावित नई टाइमलाइन दी। इसमें पहले फेज का फील्ड वर्क 2021-22 के दौरान कराने की बात कही गई। वहीं दूसरा फेज 2023-24 तक पूरा करने की संभावना जताई गई। पहले फेज में मकान सूचीकरण और गणना होगी। इसमें घर की स्थिति, घर में मौजूद सुविधाओं और संपत्तियों की गणना होगी। दूसरे फेज में जनसंख्या की गणना के दौरान जनसांख्यिकी, धर्म, अनुसूचित जाति और जनजाति, भाषा, लिटरेसी रेट और एजुकेशन, आर्थिक गतिविधि, माइग्रेशन आदि की गणना होगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने कहा कि जनसंख्या का प्रोविजनल डेटा अगले लोकसभा चुनाव से पहले 2023-24 में ही रिलीज कर दिया जाएगा। अब मॉनसून सत्र में सरकार ने कहा कि इसे कब से शुरू किया जाएगा ये तय नहीं। सरकार जो योजनाएं बनाती हैं और लागू करती हैं उसमें जनगणना का अहम रोल होता है। जैसे 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी 121 करोड़ है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के मुताबिक देश की 67% आबादी ऐसी है जो सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस से जुड़ी योजनाओं की हकदार है, यानी करीब 80 करोड़ लोग इस दायरे में आते हैं। यही वजह है कि हाल ही में केंद्र ने जो मुफ्त अनाज योजना लॉन्च की उसका लाभ 80 करोड़ लोगों तक पहुंचने का दावा किया गया है, लेकिन पिछले 10 साल में जो आबादी बढ़ी है उसका अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। वे गरीब परिवार जो पिछले 10 साल में इस तरह की स्कीम के हकदार बने हैं उन्हें 2023-24 तक इंतजार करना होगा। अगर जनगणना समय पर होती तो उन्हें ये लाभ 2021 से मिलने लगता है। लोकसभा विधानसभा सीटों का परिसीमन 2026 में होना है। तब तक जनसंख्या के आंकड़े आ जाने की उम्मीद है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 2026 में होने वाला परिसीमन इस देरी की वजह से आगे नहीं खिसकेगा। इसी के साथ आज का न्यूज समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ। धन्यवाद।